कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। नहीं, हिंदू एकता से विपक्ष के समीकरण कैसे बिगड़ जाएंगे, समझने से बाहर की बात है। समझ से ही बाहर की बात है बिल्कुल। ये कुछ तुकी नहीं है इस बात की कि हिंदू एकता अगर होगी विपक्ष के समीकरण बिगड़ जाएंगे, या विपक्ष परेशान है हिंदू एकता को देख के। हिंदू एकता को देख के क्यों विपक्ष परेशान होगा? राजनीति अलग विषय है, राजनीति राजनीतिक मुद्दों पर होगी। सरकार की विफलताओं को हम उठाएंगे, सरकार की विफलताओं पर वोट मांगेंगे, सरकार अपनी सफलताएं बताएगी, वो अपनी उपलब्धियां बताएगी। इससे हिंदू एकता या किसी जाति की एकता या धर्म की एकता से पार्टियों पे क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी को क्या दिक्कत है? और अगर ये मान लें, राकेश जी आपकी बात सही मान लें, और जो बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि सनातन की एकता हो गई है, हिंदू एकता हो गई है, तो अब हम ये उम्मीद करें कि योगी आदित्यनाथ जब भर्ती होगी कोई टीचर्स की, तो उसमें पिछड़ी जातियों के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी शासित राज्यों में, दूसरे राज्यों में भी कोई भर्ती होगी तो ओबीसी के साथ बेईमानी नहीं की जाएगी, ये हम उम्मीद करें। नहीं भाटी जी, ये आपका जातियों के साथ भर्तियों में बेईमानी होती है, ये आपका अपना पॉलिटिकल एलिगेशन है, उसका जवाब रोहन गुप्ता जी देंगे। लेकिन मेरा सवाल है, आपने कहा ना कि हिंदू एकता से घबरा क्यों गए? फिर शिवपाल यादव जी कुछ दिन पहले ये कहते क्यों नजर आए कि सपा का जब शासन आएगा तो अत्याचार की नई पटकथा लिखेंगे और संभल का नाम सबसे ऊपर होगा। आपके एक नेता कहते हैं पागल है क्या, कुंभ में जाएं स्नान करें मरने के लिए क्या? गंगा में कचरा है, बैकुंठ में लाइन लग गई होगी। क्यों इस तरीके के बयान आते हैं? राम मंदिर बेकार है, नक्शा बेकार है, ये आपके किस नेता ने कहा? बताने की जरूरत है क्या? तो अगर हिंदू एकता से बेचैनी नहीं है तो इस तरीके के बयान नहीं आते। फिर कुंभ फालतू है, मृत्यु कुंभ है, नहीं आते इस तरीके के बयान। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, ये मेरा पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है। ठीक, मैंने इसीलिए बोला कि उस पर जवाब देंगे। मैंने इसीलिए बोला कि रोहन गुप्ता उस पर जवाब देंगे। आपने शुरुआत उठाया ना जो मेरा सवाल था कि हिंदू एकता से बेचैनी क्यों, तो सर जो बयान मैंने कोट किए वो किस लिए थे? मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि जवाब बीजेपी का प्रवक्ता ही दे, लेकिन राकेश पांडे जी जवाब देने लगे बीच में। नहीं, आपने मेरे सवाल पर सवाल उठाया ना भाटी जी कि हिंदू एकता से हम क्यों घबरा रहे हैं, तो मैंने 10 बयान कोट करके पूछे कि वो घबराहट में बयान था कि क्या था? राकेश जी मैंने आपके सवाल पे तो मैं बोलूंगा ही, जब आप सवाल पूछेंगे तो मुझे बोलना ही है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर हिंदू एकता हो गई है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ पिछड़ी जातियों के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे। अरे आपके हिसाब से भाटी जी, अगर नहीं आपके हिसाब से आप हिंदू एकता से नहीं घबरा रहे हैं तो क्यों ये कहा गया कि अत्याचार की नई पटकथा संभल सबसे ऊपर, राम मंदिर का नक्शा बेकार, कुंभ फालतू है, मृत्यु कुंभ है, पागल है क्या जो कुंभ में नहा कर? नहीं सर, आपको हंसी आ सकती है भाटी जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे आपको आपकी सियासत जातीय सियासत के भरोसे टिकी हुई है, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी कि जातियों की सियासत साधनी है, तुष्टीकरण को भी साधना है, तो आपको हंसी आ सकती है मेरे सवाल पर सर। मुझे इसलिए हंसी आ रही है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये राकेश पांडे की जॉब नहीं है जो आप कर रहे हैं। अरे मैं सवाल आप बीजेपी का बचाव कर रहे हैं, ये आपकी जॉब नहीं है। नहीं मेरा जॉब करनी है, आपको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनना है। नहीं बिल्कुल मेरा जॉब मुझे मत सिखाइए, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है, तो प्लीज मत सिखाइए। मैं बार बार उन नेताओं से सबसे कहता हूं कि मैं किसी को नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं और कोई मुझे पत्रकारिता मत सिखाए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। आप बोलने की स्थिति में नहीं है उन बयानों पर। मैं बोल रहा हूं बंधु, बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, लेकिन आप इस सवाल को गोलमोल क्यों कर रहे हैं, इस सवाल को पीछे क्यों हटा रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं हटा रहा हूं, मैं अभी रोहन गुप्ता से यही सवाल पूछूंगा, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है। मैं रोहन गुप्ता से कोई सवाल नहीं, आपका ही सवाल पूछूंगा। आप इसका जवाब लें, आपका ही सवाल पूछूंगा। राकेश, मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ। देखिए जो आपने 2 बिंदु नहीं, मैं 2 बिंदु पे बोल रहा हूँ। राजकुमार जी एक लाइन में बोल लेता हूँ, बोल देखिए ये जो हमारा डिबेट, राकेश पांडे जी, हाँ ठीक है, नहीं आप ये अवधेश जी ये बात ठीक नहीं है। अच्छा चलिए रुकिए, ठीक है अवधेश जी, दोनों लोग आप लोग दोनों डिबेट को खींच रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए भाटी जी रिप्लाई करिए। आपका सवाल मैंने आपका सवाल मैंने एग्जैक्ट ट्रांसफर कर दिया रोहन गुप्ता को, वो रिप्लाई करेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
नहीं एक, हाँ दूसरा भी पूछ लेना आप उनसे। जो कुंभ पे सवाल उठाने की बात जहां तक है, जो वो ये है आपका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि गंगा जल के अंदर प्रयागराज में मलमूत्र मिला है, मलमूत्र युक्त जल है, और जो पॉल्यूशन 450 होना चाहिए वो 50,000 है। अब ठीक है भाटी जी, तो ये भी हमारा आरोप नहीं है। मैंने 3-4-5 मिनट आपको दिया। मैं ये कहते हुए रोहन गुप्ता पर जा रहा हूं, सुनिए सर सुनिए भाटी जी, मैं ये कहते हुए रोहन गुप्ता पर जा रहा हूं कि आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इस डिबेट को आरक्षण पर डिबेट बनाना चाहते हैं, जबकि मैं ये नहीं चाहता हूं। और आपने सीपीसीबी के आंकड़ों की बात कही ना सर, 2013 के आंकड़े याद है भाटी जी? नहीं बना रहा, आप बना रहे हो। नहीं 2013 के आंकड़े याद है? आप जिस फीकल पार्टिकल्स की बातचीत कर रहे हैं सर, आपको पता है 2013 में वो आंकड़ा क्या था भाटी जी? आपको पता है सर 2013 में आप लोगों ने कुंभ करवाया था, आंकड़ा क्या था? वोट हासिल करने के लिए। या कहिए तो मैं आपको गिनवा दूं आंकड़े। टोटल क्वालिफॉर्म 17,000 मिनिमम था, 38,000 मैक्सिमम था, जबकि 25 तो होना चाहिए सर 100 ml में। ये आंकड़ा था उस समय। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं। जब इस सरकार के आखिरी आंकड़े आ जाएंगे, सीपीसीबी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, तो उस पर भी बात करूंगा भाटी जी। लेकिन रोहन गुप्ता, हिंदू एकता पर सवाल, तो इस सवाल को भाटी जी आरक्षण पर डिबेट बनाना चाहते हैं, आरक्षण पर सवाल कि आप हिंदू एकता कर रहे हैं तो क्या जातियों के साथ जस्टिफाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि आज आपकी जगह पे राजकुमार जी को बिठाना दीजिए, क्योंकि वो सवाल पूछने के मूड में है, क्योंकि जवाब तो होगा नहीं। जो पार्टी का इनका हाल है, जो नैरेटिव है, जो विचारधारा हो गई है, तो बेचारे राजकुमार जी अच्छे प्रवक्ता हैं, पर उनके पास जवाब ही नहीं है, बोलेंगे क्या? कॉन्फिडेंस से कोई झूठ थोड़ी छिपता है, उनके आत्मविश्वास से कोई झूठ थोड़ी छिपेगा, उनके मुंह पे ही दिखता है कि इज डिफेंडिंग अनडिफेंडेबल। ऐसी पार्टी को जो कुंभ को फालतू कहे, ऐसी पार्टियां जो कुंभ का विरोध करे, सनातन का विरोध करे, उसको इतने अच्छे आदमी जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बेचारे को हंसना पड़ेगा, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये एक हकीकत है। आज जिस प्रकार से राकेश जी, ये देश की जितनी भी इंडी गठबंधन के नाम पे पार्टियां इकट्ठी हुई थी, जिस प्रकार से नैरेटिव देश के खिलाफ चले गए हैं, उनको खुद को नहीं मालूम है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। जब से कुंभ शुरू हुआ है, आज एक भी नेता ने कभी भी सकारात्मक बात नहीं की। और जब से भाजपा ने डे 1 से कहा राकेश जी ये कुंभ सबका है, पर इन्होंने सनातन विरोधी बयानों में कहीं कमी नहीं छोड़ी, सनातन विरोधी बातों में कहीं कमी नहीं छोड़ी, कुंभ पे सवाल पूछने में कहीं कमी नहीं छोड़ी, कि कुंभ को फालतू तक कह दिया। ये सब चीजें क्या है? अगर आप कहते हैं कि कुंभ से राजनीति मत करिए, तो आप कुंभ का अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं, कुंभ में आपका भरोसा नहीं है, तो मत करिए। आप 63 करोड़ लोगों का देश के अपमान कर रहे हैं। आप हर बार कुंभ पे सवाल उठा के ये बता रहे हैं कि 63 करोड़ लोगों को मालूम नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, उनके विवेक पे सवाल उठा रहे हैं। और आप 63 करोड़ लोगों की जब विवेक पे सवाल उठाते हो, तो देश आपके खिलाफ हो जाता है पार्टी की। ये मेरी आपको एडवाइस है, प्लीज ध्यान रखिए। विरोध करिए सरकार का, आपका अधिकार है, आप सवाल पूछिए, पर वो आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे कि कहां पे आपको सवाल पूछना है और आप देश के खिलाफ होंगे। सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया ना भाटी जी, सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया सर। देश की लाइन को आपके हिसाब से अगर रोहन गुप्ता सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो आपने भी सीधे और सपाट सवाल का जवाब नहीं दिया, और आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बार सबसे पहले टिप्पणी ले लूं। अब प्रियंका भारती जी, आज पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को आस्था से नफरत है, जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि जो 63 करोड़ डुबकी हो गई, उनको गाली दी गई है। तो कुंभ को फालतू कह देना, यह वाकई भारी पड़ने वाला है क्या? और आने वाले चुनाव में इस साल के आखिर में यह बड़ा मुद्दा रहेगा। राकेश जी, गाली देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने खुद प्रोडक्शन हाउस खुद का खोल लिया। गाली देने में, गाली सबको सिखाने में, गालीबाजों को मुख्यमंत्री बनाने, वो मुख्यमंत्री बनाने में वो गाली पर बात कर रहे हैं। वो खुद बिहार का वो साल तो हम भूले नहीं है। मैं बिहारी हूँ, मुझे याद है हमारे डीएनए को गाली दी गई थी, नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी गई थी। आज वहां मंच पर जब मोदी जी खड़े थे, बोल सकते थे